गुड डे फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज एग्जाम। ठीक है, सीएससी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज जो होने वाली है यूपीएससी 2026 के लिए। ठीक है, अगर आप सीरियस हैं एग्जाम देने के लिए, प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी के लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आने वाला पहला क्वेश्चन है इस प्रकार। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, ध्यान दीजिएगा विद्रोह कौन सा कह रहा है? सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, उसके आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ठीक है, दो कथन दिए हैं, पहला और दूसरा। हमें उसके रेफरेंस में कुछ एलिमिनेशन करना है। क्वेश्चन क्या है? विचार करना है, पूछ रहा है कौन से सही है। पहला है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। कौन से कंडीशन में? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ठीक है, आपातकाल में जो आपातकाल की अनुच्छेद है 358, उसके अनुसार सशस्त्र विद्रोह के आधार पर 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। तो ये पहला जो है वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? कि अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त जो 6 मूल अधिकार हैं, कितने? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, उनमें युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल में ही 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर मूल अधिकार के निलंबन का कोई प्रावधान नहीं दिया गया संविधान में। ठीक है, दूसरा, केवल आपातकाल से संबंधित विधियों को ही चुनौती दिए जाने से संरक्षण दिया गया है, अन्य विधियों को नहीं। साथ ही केवल ऐसी विधियों के तहत कार्रवाई को भी चुनौती देने से संरक्षण दिया गया है। दूसरा क्या है? दूसरा है राष्ट्रपति कुछ मूल अधिकारों के प्रवर्तन मतलब लागू, ठीक है, प्रवर्तन मतलब इंफोर्समेंट, लागू के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। तो ये जो दूसरा वाला कथन है ये सही है, कुछ मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा राष्ट्रपति सभी मूल अधिकारों के निलंबन के लिए नहीं कर सकता। जैसे आपका आर्टिकल है 20 और 21, अपराध से दोष सिद्धि से संरक्षण, और 21 मतलब जीवन का अधिकार। ठीक है, ये जो मूल अधिकार हैं इसके लिए, अपराध के लिए, संरक्षण के लिए और जीवन के यानी स्वतंत्रता के अधिकार के लिए ये हमेशा प्रभावी रहता है। कब? आपातकाल के दौरान भी, 358 और 59 के दौरान भी ये दो आर्टिकल हमेशा प्रभावी रहते हैं, राष्ट्रपति इनको निलंबित नहीं कर सकता। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है क्या? कुछ मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। अब उनमें कुछ मूल अधिकार कौन से हैं? जैसे आर्टिकल 19 के तहत एक अधिकार दिया गया है, जैसे कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, आप कहीं भी आ भी जा सकते हैं। जैसे किसी एरिया में धारा 144 लागू है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा ऐसे एरिया में जहाँ कर्फ्यू की स्थिति है वहाँ आप आवागमन के लिए बात कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन के लिए वहाँ पे आपके मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। या तो युद्ध या बाह्य आक्रमण के दौरान पार्टिकुलर एक क्षेत्र है एक्स, ठीक है, और मान लीजिए इंटरनल क्षेत्र है इंडिया के रीजन के अंतर्गत, वहाँ पे कर्फ्यू लगा है या फिर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, आप मूल अधिकारियों की डिमांड करते हुए आप सोच रहे हैं कि आपको एक्स एरियाज में जाना है, तो ऐसे कंडीशन के लिए राष्ट्रपति वहाँ पर आपके अधिकार को निलंबित कर सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकता क्योंकि ये दोष सिद्धि से संरक्षण और 21 मतलब दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन के बारे में क्या है। तो क्या सही होगा? कौन सा सही है? केवल 2 सही है। ठीक है, राष्ट्रपति कुछ मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आइए इसे एलिमिनेट करते हैं। जो अवरोही क्रम में है, एलिमिनेशन में ऊर्जा की अगर मात्रा देखें तो ऊर्जा क्या है? 75.66%। ठीक है, ये व्यवस्थित करने के लिए उसके बाद है एग्रीकल्चर का सेक्टर। एग्रीकल्चर में कितनी हुई है क्षेत्रवाद उत्सर्जन? जो उत्सर्जन हुई है 13.72%। ठीक है, उसके बाद आता है औद्योगिक प्रक्रिया, इसमें 8% के आसपास हुई है। ठीक है, उसके बाद आता है अपशिष्ट, इसमें 2.56% के आसपास उत्सर्जन हुआ है। ठीक है, इस बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो अवरोही क्रम में रखने के लिए ये पहले आएगा, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर है, फिर औद्योगिक है, फिर अपशिष्ट है। ठीक है, चलिए इसके सही
एलिमिनेशन को हम देखते हैं कि सही एलिमिनेशन कौन सा है और वही क्रम में इसका कौन सा बैठेगा। तो सबसे पहले आएगा ऊर्जा यानी 4 नंबर, फिर आएगा एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें 13% के आसपास हुई है तो 1, उसके बाद औद्योगिक प्रक्रिया जिसमें 8% के आसपास जीएसजी में उत्सर्जन हुआ है, फिर हुआ है अपशिष्ट मतलब जो अपशिष्ट होते हैं उसमें मतलब कौन सा है ये 2 नंबर, ठीक है 4132, ठीक है इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा 4132। आइए देखते हैं कौन सा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 22 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में चुनना है कौन सा सही। पहला कथन है संविधान सभा को भारत के संबंध में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कुछ विशेष कानूनों को निरस्त करने की अनुमति नहीं थी। तो ये कथन होता है गलत, क्योंकि अनुमति भी दिया गया था, साथ साथ उसमें संशोधन का भी अधिकार दिया गया था। जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए संविधान थे उसको कुछ ऐसे कानून जिसको निरस्त करने की भी अनुमति दी गई थी, साथ साथ अगर भारतीय चाहे यानी भारतीय मतलब संविधान सभा चाहे तो उसमें संशोधन भी कर सकती थी, ठीक है। इसलिए पहला वाला जो कथन है वो कथन होता है गलत, ठीक है। दूसरा वाला कथन अगर आप देखेंगे, दूसरा कथन क्या है, इस अधिनियम द्वारा वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया, ठीक है। कब, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया, तो ये वाला सही होता है। तीसरा क्या है, यद्यपि इसने भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया किंतु भारतीय देशी रियासतों पर ब्रिटिश प्रभुत्व की समाप्ति घोषणा नहीं की, तो ये भी गलत है। इसने देशी रियासतों पर से ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा भी कर दी थी। चौथा क्या है, चौथा यानी 4th नंबर है, इसने देशी रियासतों को स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं दी, ये गलत है। देशी रियासत भी स्वतंत्र रह सकते थे और उसके अलावा उन्हें भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने का भी विकल्प दिया गया था। इसलिए इसका सही जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्या होगा, इस अधिनियम द्वारा वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया, ठीक है। कौन से संदर्भ में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। अगर आप ये देखें तो 17 क्या है, अस्पृश्यता है, ठीक है, अस्पृश्यता है। 23 क्या है, मानव के दुर्व्यापार, बेकार, बालाश्रम, इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगाता है। 24 क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खाम में किसी अन्य परिसंकट में नियोजन जैसे निर्माण कार्य या रेलवे में काम करने के लिए नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। ध्यान दीजिएगा, कितने वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम, ठीक है। ऐसे बालक जो कारखानों या खान में काम करते हैं उनके नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। क्या है, उपर्युक्त मूल अधिकारियों में से कितने केवल राज्य की कार्यवाही के विरुद्ध व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करते हैं। क्वेश्चन का मतलब है कि राज्य चाहे तो राज्य इनको लगा सकता है, ठीक है, केवल राज्य के विरुद्ध, ठीक है, व्यक्तियों के नियोजन पर संरक्षण प्रदान करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा इनमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ये राज्य ही नहीं, ये व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति इनके उल्लंघन को नहीं कर सकता, मतलब इनका उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर ऐसा कर रहा है तो राज्य का यह दायित्व है, ये उस सुनिश्चित करना चाहिए कि उस व्यक्ति के ऊपर उचित कार्यवाही की जाएगी, ठीक है। अगर वो अस्पृश्यता जैसी चीज़ें कर रहा है या फिर मानव के दुर्व्यापार कर रहा है या फिर बालाश्रम कर रहा है, ठीक है, बालकों के नियोजन के चीज़ें वो कर रहा है जो 14 वर्ष से कम है, तो राज्य उन पर उचित कार्यवाही भी कर सकती है, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कि कोई नहीं, मतलब ऐसा जो निजी व्यक्ति हैं वो भी इनका उल्लंघन नहीं कर सकते, ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है, प्रादेशिक सेना मतलब राज्य स्तरीय सेना ने गोमती नदी का पुनरुद्धार करने के लिए गंगा टास्क फोर्स यानी जीटीएफ का गठन किया है। इस संदर्भ में गोमती नदी से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करना है, ठीक है। पहला कथन क्या है, पहला कथन है गोमती नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है, तो ये गलत है। गोमती नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से नहीं होता, ये कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत एक जिला है, वहाँ से इसका उद्गम होता है, ठीक है। ये कौन सी जगह पे, कौन सी नदी से होता है या झील से होता है, तो इसके पहले एक झील थी जिसका नाम था गोमत ताल, ठीक है, कौन सी, गोमत ताल, जिसे क्या कहते हैं, जिसे फूलहर झील भी कहते हैं, ठीक है।
फूलर झील भी कहते हैं, वहां से इसका उद्गम होता है। ठीक है, गोमत ताल या फूलर झील से इसका उद्गम होता है। किसकी? गोमती नदी की। तो ये जो क्वेश्चन है, ये पहला वाला ऑप्शन ये गलत होता है। दूसरा क्या है? लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर शहर गोमती के तट पर स्थित है, तो ये सही होगा। ठीक है, दूसरा वाला इसमें सही है, पहला वाला गलत होगा। पहला वाला उद्गम कहाँ होता है? तिब्बत के पठार से ना होके उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से होता है। ठीक है, दूसरा सही है इसका, सुल्तानपुर, जौनपुर और लखनऊ इसके तट पे स्थित है। तो कौन सा सही है बताना है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा सही है। तो अगर पहला देखें तो सामूहिक उत्तरदायित्व जो संसदीय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका, जैसे भारत में लोकसभा, के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि विधायिका मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, कौन सा? अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, प्रधानमंत्री सहित, ध्यान दीजिएगा, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। प्रधानमंत्री सहित अविश्वास प्रस्ताव पास होने पे सामूहिक रूप से इस्तीफा देना पड़ता है। इसलिए एक संसदीय शासन व्यवस्था की जो सबसे अच्छी व्यवस्था है वो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है कि अगर एक मंत्री गलती करेगा और उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो सामूहिक रूप से सभी को इस्तीफा देना पड़ता है। दूसरा क्या है? शक्ति का पूर्णतः पृथक्करण। इसका क्या मतलब है? संसदीय व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है, ठीक है, एक मिनट, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका भी शक्तियों का कोई कठोर पृथक्करण नहीं होता। मंत्री जो होते हैं वो कार्यपालिका और विधायिका दोनों का हिस्सा होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कार्यपालिका के साथ साथ कार्यपालिका और विधायिका जो विधान बनाते हैं इन दोनों का हिस्सा होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका पूर्णतः पृथक्करण नहीं होता। दूसरा वाला गलत होगा। तीसरा क्या है? तीसरा है, अगर आप देखेंगे तो विधायिका को भंग करने संबंधित कार्यपालिका का अधिकार। तीसरे को अगर आप एलिमिनेट करें तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्यपालिका। प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद को विधायिका, जैसे भारत में लोकसभा है, को भंग करने की सिफारिश करने का अधिकार होता है। ठीक है, कार्यपालिका को विधायिका को भंग करने की सिफारिश करने का अधिकार होता है। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्र के प्रमुख, जैसे भारत में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। तो ये तीसरा वाला अगर आप देखें तो कार्यपालिका को भंग करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, कौन कर सकता है? कार्यपालिका विधायिका को भंग कर सकती है। कैसे कंडीशन में? राष्ट्रपति के सलाह के बाद। ठीक है, राष्ट्रपति इसका करता है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दूसरा वाला गलत होगा और तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही है। कौन से सही है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। एक मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास होगा तो सामूहिक रूप से इस्तीफा देना पड़ेगा। शक्तियों का पूर्णतः पृथक्करण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें जो कार्यपालिका होती है, मंत्री जो होते हैं कार्यपालिका और विधायिका दोनों का हिस्सा होते हैं। ठीक है, इसलिए पृथक्करण नहीं है। विधायिका को भंग करने संबंधी कार्यपालिका का अधिकार, तो ये सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, डिस्कस करेंगे। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने खड़िया सोपस्टोन के अधिनियमित खनन के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई। खड़िया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, भारत के खड़िया के भंडार का 50% से अधिक हिस्सा राजस्थान में संचित है। तो अगर आप देखेंगे तो पहला वाला सही होगा, क्योंकि खड़िया का 57% जो हिस्सा है वो राजस्थान से आता है। ठीक है, तो पहला वाला सही होगा। दूसरा हिस्सा क्या है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहाँ पे? बागेश्वर एक जिला है उत्तराखंड में, वहाँ पे खनन हो रहा था, इसलिए अधिकारियों को फटकार लगाई। अब उत्तराखंड में कितना है? उत्तराखंड में 25% खड़िया का उत्पादन होता है। ठीक है, जो हिस्सा है वो भारतीय खान ब्यूरो के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में 25% है और राजस्थान में 50% से अधिक यानी 57% हिस्सा है किसका? खड़िया का। ठीक है, तो इस हिसाब से पहला वाला जो होगा वो सही होगा। दूसरा वाला एलिमिनेट करते हैं। दूसरा वाला क्या है? खड़िया एक कायांतरित चट्टान है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले
खनिज यानी टैल्क से निर्मित होती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, खड़िया को बोलते हैं स्टीटाइट। ठीक है, स्टीटाइट नाम से भी जाना जाता है खड़िया को। यह एक रूपांतरित चट्टान है, मतलब इसका परिवर्तन होता है कौन सा, ताप और दबाव के परिणाम स्वरूप। ठीक है, कोई भी जो भी प्रेशर सेल होते हैं उनमें टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग उसमें रूपांतरण होता है। ठीक है, ताप और दाब के परिणाम स्वरूप। और खड़िया को क्या बोलते हैं, स्टीटाइट भी बोलते हैं। रूपांतरित चट्टान है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज टैल्क से निर्मित होता है। तो दूसरा वाला भी सही है और पहला वाला भी सही। अगर इसके स्वरूप की बात करें तो इसका स्वरूप क्या होता है, ग्रे होता है यानी भूरा कलर होता है, फिर होता है नीला, हरा या भूरा रंग का हो सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से दोनों कथन जो हमारे हैं वो सही है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी एक और दोनों सही। ठीक है, खड़िया का भंडार का 50% राजस्थान में है और ये कायांतरित यानी रूपांतरित चट्टान है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज टैल्क से निर्मित होते हैं। इसे खड़िया को स्टीटाइट भी बोलते हैं। ठीक है, स्टीटाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, इसे संसद सदस्य को प्रदत्त सभी उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये सही है। भारत के जो महान्यायवादी होते हैं अटॉर्नी जनरल, इनका गठन उल्लेख है भारत के अनुच्छेद 76 में, 76 नंबर में है। ठीक है, इनको संसद सदस्य को प्रदान किए गए सभी विशेषाधिकार उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं। अगर आप उदाहरण के तौर पे लें तो महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है जिसमें बहस और चर्चाएं भी शामिल होती हैं, हालांकि वह उनमें मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए पहला वाला कथन जो है वो सही है, मतदान नहीं कर सकता, बाकी जितने भी उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार होते हैं वो अटॉर्नी जनरल को प्राप्त होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, भारत का महान्यायवादी संघ की कार्यकारिणी का एक अंग होता है। तो ये भी सही है। महान्यायवादी एक संवैधानिक पद है, जैसा मैंने बताया भारत के अनुच्छेद 76 में 76 में इसका उल्लेख है और ये संवैधानिक पद है। वह संघ की कार्यकारिणी का एक अंग होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत इसी लेवल पे राज्य में होते हैं महाधिवक्ता और इनका संवैधानिक पद नहीं होता। इनको किसी भी आर्टिकल में महाधिवक्ता को नहीं लिया गया, जबकि महान्यायवादी को संविधान में अनुच्छेद 76 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, दूसरा वाला भी सही है। तीसरा क्या है कि लोकसभा भंग होने पर वह स्वतः ही त्यागपत्र दे सकता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले बताया क्योंकि ये संवैधानिक पद है तो स्वतः त्यागपत्र देने का कोई औचित्य नहीं हो। ये कब होता है स्वतः त्यागपत्र, सामूहिक मंत्रिपरिषद जब इस्तीफा देती है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सामूहिक रूप से त्यागपत्र देती है, न कि लोकसभा में महान्यायवादी का पद होता है संवैधानिक। ठीक है, मंत्रिपरिषद क्या होती है, निर्वाचित होती है। लोगों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है, न कि अटॉर्नी जनरल। इसलिए तीसरा वाला कथन जो होगा वो गलत होगा। ठीक है, पूछ रहे कौन सा या कितने सही हैं, तो उसमें सही है ऑप्शन नंबर 1 यानी केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को प्लीज़ लाइक करके अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आप प्रीलिम्स के लिए अवेयर हैं, यूपीएससी के लिए अवेयर हैं, तो प्लीज़ ऐसे वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच। गुड डे, हैव अ नाइस डे।